बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। हम तीनों मफरूर इस वक्त बैठे हैं लंदन में, लंदन के भी मलका के महल के बिल्कुल करीब। और मुझे नहीं पता कि ये इनकी रसाई कितनी है मलका तक, क्योंकि जब से इन पर तेज़ाबी हमला हुआ था, तेज़ाबी टोटे तो हमने सुने थे, लेकिन ये यहाँ आए थे, यहाँ भी ये महफूज नहीं रहे और अगले घर तक तेज़ाब लेकर आ गए थे। उसके बाद खैर इनकी सिक्योरिटी तो हमने देखी है, यहाँ बड़ी टाइट है। और लंदन में हम तीनों इकट्ठे थे, तीनों मफरूर, तो हमने सोचा क्यों ना ये जो बातचीत हम खुद आपस में कर रहे हैं ये आपको भी सुनवाएं। तो शहजाद अकबर साहब, जो पहला मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि आपने पिछले दिनों एक खबर दी कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं वो मरियम नवाज़ साहबा की तकरीर से बहुत इम्प्रेस हैं और कहते हैं कि वो तकरीर बड़ी अच्छी करती हैं और अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करती हैं। अब आपने ये खबर तो दे दी, बाकी लोग तो इस पर तजिए से भी डरते हैं क्योंकि आजकल बंदे चुके जाते हैं। हाल ही में एक सहाफ़ी लाहौर से, उनका नाम लगारी साहब है, उनको उठा लिया गया बेचारों को क्योंकि उन्होंने एक खबर दे दी थी। और अब आपका ये जो खबर है इस पर तो लोग तजिया करते भी परेशान हैं। इसकी ज़रा थोड़ी सी डिटेल बताइए कि ये क्या है मामला। अच्छा गिल साहब, मैं वैसे ना आप दोनों से कम शरारती हूँ, लेकिन मैंने ये खबर बड़ी पॉजिटिवली दी थी। पॉजिटिवली इसलिए दी थी कि जो देखिए आर्मी चीफ साहब जो हैं अखलाकियात का भी दर्स देते हैं। एक तरफ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने 180 से ज़्यादा सीटें ली उनको फासिक करार देते हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो ये एक मीटिंग का जिक्र था जो पहले बेसिकली मरियम नवाज़ बाकी सबसे अलग होकर इस्लामाबाद गई हुई थी। वहाँ से अपनी एक मुलाजमा के साथ वो पिंडी गई, उनका रिपोर्टेडली वहाँ उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी लंबी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद फिर मुलाकात जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ। अब उस मुलाकात के अंदर जो है जनरल साहब ने बाकायदा तौर पर नून लीग वालों को लेक्चर दिया है कि आप लोगों के पास इतना बड़ा एसेट है और आपको पता ही नहीं है, आप उसको अंडररेट करते हैं। वो खातून जो है अपने आप को कैरी कैसे करती है आपको ये देखना चाहिए, आप तो सारे डिफीट हुए हुए नज़र आते हैं। तो वो उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू की, तो मुझ तक बात इन्हीं के उस मीटिंग के कुछ लोगों के तवसत से पहुँची कि भाई हमें तो आज पता चला है कि चीफ साहब जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं मरीम की शख्सियत से, अपने आप को कैरी करने से, बातचीत करने से, एडमिनिस्ट्रेशन से, बाकी चीज़ों से। तो मैंने तो इसको पॉजिटिवली ख़बर को दिया था, लेकिन उसके बाद जो लोगों ने तजिया किया वो खैर काफ़ी आगे बात निकल गई। लेकिन ये जो है कि एक तरफ तो हम लोग बड़े नापसंद हैं, हमें फासिक और फसाद फिल अर्द कहते हैं, लेकिन मरियम साहिबा जैसी शख्सियत और मुल्क को उसको रोल मॉडल करार देने के ऊपर उनकी बड़ी वो फोकस है। और आप तो जानते ही हैं जनाब, इस वक्त जब मरियम बीबी की कोई भी चीज़ आती है, वैसे तो ख़ुद भी चीफ मिनिस्टर है माशाल्लाह, लेकिन बाकायदा ISPR और DGM जो हैं वो ख़ुद फ़ोन करके कहते हैं कि भाई कितों चलाना है, तो की करना है, की नहीं करना है। तो खैर बहरहाल अच्छा ये बताइए, इसी का एक सानवी सवाल, फिर मैं उनकी तरफ भी चलता हूँ। ऐसा क्यों है मरियम नवाज़ साहबा, सबको ये तो पता ही है जो हालात हैं, अवाम जितनी इनके ख़िलाफ़ है, इन सारे हालात में भी फिर ये कैसे मुमकिन है कि अकेली मरियम नवाज़ साहबा कॉन्फिडेंटली कैरी कर रही, बाकी सबको क्या हुआ है, या मरियम नवाज़ साहबा को कुछ हुआ है बाकियों को नहीं हुआ, ये क्या मामला है? सर वो पंजाबी की एक मिसाल है, तुम पंजाबी भी कर दो ना कि मैं नहीं बोलती मेरा यार बोलता। तो मरियम साहिबा तो देखें नवाज शरीफ की बड़ी लाडली हैं, अब माशाल्लाह चीफ साहब की भी वो पसंदीदा हैं। तो जब इंसान के पीछे इतने बड़े लोग हों तो फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो आ जाता है ना। मैंने तुहानू को पूछे ना था, सिर्फ जो मर्जी करे साढ़े कॉन्फिडेंस आना ही नहीं। कॉन्फिडेंस तो जो ये तो आपके इर्द गिर्द आपके मानने वाले चाहने वाले जो हैं, फिर अवाम को तो आप ज़बरदस्ती भी अपना बना सकते हैं ना। अगर देखिए अगर बड़े लोग आपके साथ हों तो छोटे लोगों को तुम मार के सीधा कर लेते हो। तो मेरे ख्याल है इस वजह से उनके अंदर पर्सनैलिटी जो है oozes out of Mariam, I think is the right expression। चले फिर अब गोरियों को बैठे ना, मैं थोड़ी अंग्रेजी मार दी। इस तो पहले के काम अगे ਵਧੇ ਊਜ਼ਿੰਗ ਆਊਟ ਤੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਵੱਜੋ मैं साबिर साहब ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। अच्छा साबिर साहब, एक बड़ी खबर बॉम्बशेल स्टोरी एक सहाफ़ी ने दी है, नाम मैं नहीं लेता क्योंकि सहाफ़ी को ख़तरे में न डाल दें। उन्होंने स्टोरी ये दी है कि नए इलेक्शन की तरफ मामला जा रहा है और उन्होंने कहा है कि उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी कुर्बानी दी जाएगी, पीपल्स पार्टी को करप्शन पे फारिग किया जाएगा और नया इलेक्शन आ रहा है। उसके साथ साथ बता दूं कि एक फेडरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी से सवाल पूछ लिया है कि 4 अरब 20 करोड़ के जो फंड्स हैं वो आपको दिए गए थे वो किधर हैं। उसके साथ शर्जील मेमन और कायम अली शाह के नैब के केसेस, और उसके साथ मेरे पास एक कहानी है, स्टोरी है जो मैंने आज के व्लॉग में की थी। वो स्टोरी ये है कि अब तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को बुला के ये कहा जाएगा कि देखें इमरान खान को तो हमने लेना नहीं, वो तो ख़त्म हो गया था,
इमरान खान की हमने सारा कुछ करके देख लिया, आवाम नहीं छोड़ती। नून लीग और पीपल्स पार्टी करप्ट है, हमसे गलती हो गई है, जैसे ये पहले करती होती है मिलिट्री, हर 4 साल बाद अपनी गलती मान के फिर दूसरे को कहती है अब आपको चांस है। मिलिट्री लीडरशिप की बात कर रहे हैं, फौज सारी तो जाहिर है नीचे जो जवान खड़ा बेचारा बॉर्डर पे, जब भी हम मिलिट्री की बात करते हैं तो मिलिट्री लीडरशिप तो लीडरशिप में भी 4-5 लोग, 4-5 बाकी सारे बेचारे जो अब भावलपुर का कोर कमांडर बैठा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा भावल नगर में पुलिस वाले छितर पौला करा सकता है, और तो उसने तो नहीं कर रहा ना कुछ काम। तो अब सवाल मेरा आपसे ये है कि इन सारे माहौल में आप क्या देख रहे हैं, वाकई नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, मामला किस तरफ जा रहा है? उसमें एक तो जो पहले बात की है ना, जो मीटिंग हुई थी मरीम साहबा की और आर्मी चीफ़ की, उसमें ये था कि जब ये ट्रंप वाला मामला हो गया, इलेक्शन जीत गए उधर अमेरिका में, तो एक दफ़ा तो सारे बैक फुट पे चले गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये एक तरफ, क्योंकि आपने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वाले मामले में या अमेरिका के साथ हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो बराह रास्त नहीं आना चाहती, ठीक है ना, उनके किसी सवाल का जवाब या कोई नहीं करना, और गज़ा पे भी नहीं बोले, पूरी दुनिया किसी नहीं बोले, वो उनके साथ नहीं बराह रास्त, वो कहते हैं कि हम ना आए। तो मसला ये था कि पीपल्स पार्टी अब कर नहीं रही। पीपल्स पार्टी भी आप देखें कि ट्रंप की नई ट्रंप इंतज़ामिया आई है, उसको वो नहीं कर रही, मज़ाहमत नहीं कर रही, ठीक है ना, वो जो भी कर रहे हैं इमरान खान, रिलीज़ इमरान खान, तो इसमें सिर्फ मुस्लिम लीग, तो एक ही जमात बचती थी ना, वो थी मुस्लिम लीग नवाज़। और फिर जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट तो यही है ना कि 3 साल से 5 साल हो गई, और 5 साल से आगे फिर एक और एक्सटेंशन 10 साल, और अल्टीमेटली जो नेक्सस है वो यही है कि इनको लाया जाए। तो उस वक्त फिर ये था कि मरीम साहबा गई कि जनाब, और वो मीटिंग इसलिए हुई थी कि हम मिलकर, आप पॉलिटिकल नैरेटिव बनाएं, हम उसको आगे मीडिया में, फिर हमारा काम है मीडिया को मैनेज करना। तो वो उसके अगेंस्ट एक, फिर उसके बाद आपने देखा होगा फौरी तौर पे जावेद लतीफ़ साहब आ गए, तलाल चौधरी आ गए, राना सनाउल्लाह आ गए, ख्वाजा आसिफ साहब आ गए, ये सारे फिर उन्होंने किया, और जो रिचर्ड ग्रेनल को जवाब दे रहे थे सारे के सारे। तो ये था मामला। फिर यह कि अगला जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि मरियम को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ठीक है ना, अगला प्रोजेक्ट ये है। अच्छा जी हाँ, ये सीरियस प्रोजेक्ट है? हाँ, सीरियस प्रोजेक्ट है ना। तो अगला है कि मरियम को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, और उसी की वजह से ये 3 साल से 5 साल हुआ है। और आप अगर किसी खुशफहमी में मुब्तला हैं कि आपको इतनी आसानी से ये इलेक्शन मिल जाएगा, तो ये एक खुशफहमी है, क्योंकि अगर ये सारा कुछ मामूल के मुताबिक होता तो ये 26वीं गैर आइनी तरमीम ना होती। 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में जुडिशरी, एक नई PCO जुडिशरी कायम ना की जाती, और उसके बाद फिर 3 से 5 साल ना होते, क्योंकि ये आखिरी साल था और नवंबर में जनरल साहब ने रिटायर होना था, और अब ये चले गए हैं 27 तक, और इलेक्शन जो है वो बनता है 28 में। तो इलेक्शन 27 में एक और एक्सटेंशन है। ये मैं वो बता रहा हूँ जो नज़र आ रहा है, आपस की बातें हैं, पेपर की बातें बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल को एक साइड पे रख दें। तो एक एक्सटेंशन मिलेगी, 28 में फिर इलेक्शन होगा। सही है, ठीक है, 28 में फिर आगे चल सो चल। तो ये जो भी मैंने कहा कि इलेक्शन हो रहा है, ये आपको 28 में नज़र आ रहा है? अच्छा, अब ये तो है ना, मैंने आपको पेपर वर्क बताया है, अब आ जाए आप ग्राउंड रियलिटी पे। इसके दरमियान फिर ये आगे प्रेसिडेंट ट्रंप, डेमोक्रेट्स फारिग हो गए, जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था कि डेमोक्रेट्स फारिग हो जाएंगे, क्योंकि सारे वो उधर ही लगे हुए थे, कैमेला पे ही लगे थे। तो अब ये दरमियान में जो उस्ताद आन पड़ी है ना, उसने आके सारा स्क्रिप्ट ख़राब कर दी है, ठीक है जी। अब जन आसिम मुनीर साहब के पास अब एक ही रास्ता है, दो भी नहीं है, कि वो सीधा सीधा जनरल बाजवा और जनरल नदीम अंजुम का जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट है वो फाड़ें और फाड़ के फेंक दें, ज़मीनी हक़ाइक़ को समझें, और ये जो सिचुएशन तब्दील हुई है उसके अकॉर्डिंगली अगला नया स्क्रिप्ट लिखें, उसके मुताबिक इलेक्शन करवाएं। और उनको नज़र आ रहा है, ये बात नज़र आ रही है कि अब हम
इसको लिंगर ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। और इसलिए अब आने वाले दिनों में वो जो मुलाकात है वो भी सारी फारिग हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल। अब वही बात है कि पीपल्स पार्टी को इसीलिए दबाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में, अगर पीपल्स पार्टी को दो में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े इस वक्त, कि वो अमेरिकन लाइन को टो करेंगे या फिर इधर से इधर वाली लाइन को, हमारी पिंडी वाली लाइन को टो करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो उधर जाएंगे। ठीक हो गया, ठीक है ना। ठीक तो अच्छा, ये शहजाद अकबर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि जो पाकिस्तानी जुडिशरी है उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग तारीख है सारी। जब जब नज़रिया ज़रूरत की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपने आप को पेश किया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जनरल याह्या खान का ज़माना हो या ज़ियाउल हक का ज़माना हो या अयूब खान का ज़माना हो, शायद आप दोनों बेहतर बता सकें, इस तरीके से जुडिशरी को तो कंट्रोल किया जाता था, मर्ज़ी के जजेस लाए जाते थे, लेकिन जुडिशरी की जो थी ना, तिया पंचा नहीं हिला दिया जाता था पूरे स्ट्रक्चर का। ये शायद पहली दफ़ा हुआ है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज शुरू में पाकिस्तान बनते हुए किया गया होगा, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। अब तो सुप्रीम कोर्ट ही नई बना दी गई है, हैयत ही चेंज, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से 2-3 अदालतें निकाल दी हैं, हाई कोर्ट्स बदल दी हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, पटवारी बना दिए हैं जजेस, माजरत के साथ तहसीलदार बना दिए हैं, उठा के एक तरफ से दूसरी तरफ फेंक दो। इसका क्या नुकसान है और आप क्या देख रहे हैं, इसकी रेमिफिकेशंस क्या हैं? कोई जज खड़ा होता आपको नज़र आ रहा है? अभी खबर आ रही थी कि जस्टिस मंसूर साहब, जस्टिस आयशा, जस्टिस अतुल्ला, जस्टिस मुनीब, उन्होंने ख़त लिखा है, तो आपको क्या नज़र आ रहा है, कुछ होगा? लेकिन बात यह है कि इस एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर तो कुछ होना बहुत मुश्किल है। वो जो इमरान खान साहब ने बात करते हैं हकीकी आज़ादी की, वो दरअसल हकीकी आज़ादी किससे है? हकीकी आज़ादी उससे है जो पहले तो चले एक इस बात को समझ लीजिए, जो आप कहते हैं ना कि मिलिट्री आती थी, उनको सपोर्ट मिल जाती थी, वो दरअसल कहाँ से आती थी? वो सपोर्ट आती थी कि बेसिकली एक हाइब्रिड मोड में जाते थे, फिर भी कुछ कहते हैं ना भरम रख लिया जाता था कि ये आइन है। कोई इन्होंने काम कराना भी होता था किसी जज से, तो जज तो राज़ी कर लेते थे, लेकिन 6 वकील बिठा के कहते थे कोई आप कोई इसकी तोजी ढूंढ लें, कोई लॉजिक बना दें, कोई प्रेसिडेंट लें। अब आ गया है जो निज़ाम दीन के हाथ में, निज़ाम ही बेसिकली बिलीव्स इन फोर्स, पावर। हमने इनके साथ काम भी किया हुआ है, पावर डॉक्ट्राइन चल रहा है ना जी, पावर और ग्रुप ब्रूट पावर, हाँ जी, ब्रूट फोर्स, ये हमारे DGISPR सब यूज़ करते हैं अपने उसके टर्म्स के अंदर, ब्रूट फोर्स। तो ये जो इस वक्त आप 26वीं आईनी तरमीम देख रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम बेसिकली इज़ द ब्रूट फोर्स ऑफ द स्टेट। एंड स्टेट जो है ना पाकिस्तान में, रियासत जो है ना वज़ीर आज़म है, ना चीफ जस्टिस है, ना स्पीकर होता है, ना चेयरमैन सेनेट होता है। रियासत पाकिस्तान में है जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फौज भी नहीं है, एक बंदा है जी, एक बंदा। देखें, अगर मैं समझता हूँ उसके नीचे कोर कमांडर में 20-25 जितने भी कोर कमांडर्स हैं, वो अच्छे इंसान भी होंगे, बड़े सही सोच रखने वाले भी होंगे, लेकिन वो चैलेंज नहीं कर सकते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। तो अब वो जो, चूँकि अब वो उनकी कही हुई बात और उनका चलाया हुआ निज़ाम ही निज़ाम है, और उस निज़ाम की राह में जो भी आएगा उसको मलियामेट कर दिया जाएगा। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम वो है जो अब मैं मिसाल देने लगा हूँ, हमारे जनाब अपोजिशन के लीडर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने 3 दिन पहले, और वो किसी मीडिया पे नहीं चलाई गई उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया पे चली, जिस पे उन्होंने कहा कि आज अगर बलूचिस्तान में रहने वाला बलोच पाकिस्तान से इलादगी का ऐलान कर दे, और अगर वो ऐलान ये करे, तो मेरे पास बतौर एक वफाक के लीडर होने के, या एक मतलब चारों सूबों में उनकी जमात भी मौजूद है, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई दलील नहीं है कि मैं उनको कायल कर सकूं कि वो अपना ये मुतालबा ना करें। ये वो बात क्यों कर रहे हैं? इसी बात के पिराए में अगर आप देखिए तो इमरान खान साहब के 2 ख़त जो आपने, देखिए इमरान खान क्या कह रहा है कि ये जो फ़ौज है, ये आप नहीं, जो इस वक्त जिस डगर पर आप चल पड़े हैं, मुखातिब तो आर्मी चीफ है ना, कि जिस डगर पर आप चल चुके हैं, इससे मुल्क की सालमियत ख़तरे में आ गई है। क्योंकि इससे अब आप जो है ना, ये जो मुल्क जुड़ा हुआ है बहुत सारी चीज़ों से, वो जिस एक आइन के धागे से भी जुड़ा हुआ था, उसको भी आपने पामाल कर दिया। एक लिहाज का धागा था, वो भी पामाल कर दिया। आप मुझे बताएं, हम तीनों बैठे हुए, मैं जब इस मुल्क में आया 16 अप्रैल को मैंने पाकिस्तान छोड़ा 2022 को, मैं जब आया तो मुझे लोगों ने यहाँ कहा कि जी आप बच्चों को भी यहाँ बुला लीजिए, बीवी बच्चे। तो मैं उनको यहाँ बताता था, यहाँ मुझे जो होम ऑफिस वाले भी थे या बाकी दूसरे वकला भी कहते थे, तो मैं कहता था नहीं, हमारे माशरे में औरतों और बच्चों को और ख़ानदान जो है महफूज होते हैं। उसके बाद हमने वो निज़ाम देखा पाकिस्तान में, ना कोई औरत महफूज है, ना कोई ख़ानदान महफूज है, ना चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है।
हमने माओं को जनाब इनके हाथों जलील और रसवा होते देखा, बहनों को, बेटियों को। तो उसके बाद जब आपने एक उस मुल्क का एक फाइबर था वो सोशल फाइबर भी ख़त्म कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फाइबर भी ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो अब इस चीज़ के अंदर देखिए, अब अगर 2-4 जज रह भी गए हैं तो वो भी मैं समझता हूँ कि वो एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं। सिस्टम रीहॉल होने की ज़रूरत है और निज़ाम दीन को वापस उसके निज़ाम जो असल में उसका किरदार है उसमें जगड़ने की ज़रूरत है। अब ये काम सिर्फ आवाम कर सकती है सर। ये बात जो है ना, ये अब ना कोई ट्रम्प करेगा, ना ग्रेनल ने करनी है, ना किसी और ने करनी है। ये आवाम और उसको जो लीड करेगा, और आवाम को इस वक्त लीड तो सिर्फ इमरान खान ही करता है। इनकी ताकत उसी वक्त तक है जब तक उन्होंने इमरान खान को झगड़ा हुआ है, क्योंकि अवाम जो है या तो अवाम उसको छुड़ाएगी या वो बाहर आके अवाम को आज़ाद करेगा। ये वो वाला सिस्टम हो गया है। फ़िरौन से जो है ना मूसा और उसकी जो कौम है वही कुछ आपस में करेगी और हम तो उसमें साथ ही दे सकते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा फ्लाइट की तरफ जाना है तो टाइम कम है, इसलिए एक मिनट में आप दोनों ने जवाब देना है, लंबा वक्त है नहीं। इमरान खान साहब ने पहले एक ख़त लिखा आर्मी चीफ को, उसका जवाब उस तरीके से एक गैर मंतकी किस्म का और कोई सीरियस जवाब नहीं दिया गया। अब उन्होंने दूसरा खुला ख़त लिख दिया। आर्मी चीफ तो इस पे जो करेंगे, जो मिलिट्री की लीडरशिप है जिसमें अच्छे लोग भी होंगे, बहुत अच्छे भी, बुरे भी, हर तरह के लोग होंगे। आपको क्या लगता है इन दोनों खतूत का कोई वहाँ पर असर होगा, गुफ्तो शनीद होगी, या कम से कम दिलो दिमाग के अंदर सोच होगी? एक मुख्तसर जवाब दीजिए। पहले ख़त का भी असर हुआ है, पहले ख़त का अच्छा खासा असर हुआ है। पहले ख़त के फ़ौरन बाद अगले दिन ही कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया पढ़ रहे हैं, ना उसमें 9 मई है, ना उसमें इंतशारी है, ना उसमें फसादी है, ना फासिक टोला है, ना फसादी जमात है, ना मखसूस सियासी जमात है, और ना ही वो आपका है कोई हवाला दिया गया इस्लामी। तो असर ये ना कहें। दूसरा, ये तो मीडिया को कहा जा रहा है कि आप ज़रा थोड़ा सा इसको करें जी, मजाक में डाल दें। तो ख़त पहुंचा भी है, ख़त पढ़ा भी है, ख़त का असर भी हुआ है, वरना तो इतना कुछ ना करवाया जाता। एक बात। दूसरी बात है, जो दूसरा ख़त है वो भी, अब पहले ख़त में कहा गया 26 नवंबर का जिक्र नहीं है, दूसरे ख़त में 26 नवंबर का जिक्र भी आ गया, और दूसरे ख़त में फिर 9 मई भी आ गया। वो सारा कुछ दूसरे ख़त में ख़वातीन का जिक्र भी आ गया। और फिर असल में इमरान खान क्या कर रहे हैं? इमरान खान रिकॉर्ड पे चीज़ें लेके आ रहे हैं, ये तारीख़ के रिकॉर्ड में ला रहे हैं। वो ख़त रिपोर्ट कहाँ पे हो रहा है? वो इंटरनेशनल मीडिया पे हो रहा है, वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, इंटरनेट, ठीक है ना? तो इसलिए ये ना कहें कि उसका कोई असर हो रहा है, और ठीक निशाने पर जाके वो लग रहा है। वो एक चार्ज शीट है इमरान खान दे रहे हैं, साथ आएगा। जी हाँ, चार्ज शीट है और वो लिखी जा रही है, उस पर किसी वक्त असर हो जाएगा। सर आपका मुख्तसर जवाब। मुख्तसर तरीन बताऊंगा कि इस वक्त जो फ़ौज या उसकी कोर कमांडर्स हैं ना, उनका आलम जो है इस ख़त के ऊपर कूफे वालों की मान्यता है कि दिल तो उनका इमरान खान के साथ है, बात वो सच्ची कर रहा है, लेकिन उनके हाथ और ज़ुबान जो है ना उनका साथ नहीं देते। जिस दिन वो इस चीज़ से आज़ाद हो जाएंगे, कूफे वाले से आगे बढ़ेंगे, तो कुछ बात होगी। दिल और ज़ुबान असल में तो जो इस वक्त ऊपर बैठे हुए हैं उनको इसलिए भी बुरा लगता है। मुझे तो आखिरी बात कर देता हूँ, हम में से कुछ लोगों का नाम लेकर कहा गया है कि ये हमारे फ़ौजी अफसरान सुनते हैं इनका तज्जिया, तो इनको जनाब फौरी तौर पर डाउन किया जाए किस तरीके से। तो दिल उन लोगों के साथ है, लेकिन अभी वो ज़ुबान और हाथ से आज़ाद नहीं हुए। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। और ये हर फील्ड में, ठीक, ये जजेस में भी है, जुडिशरी में भी है, सब कुछ हो रहा है। ठीक हो, तो इसलिए मायूसी वाली बात नहीं है। ठीक हो गया। अगली निशस्त अगले लंदन के विजिट पर होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमें यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।